Morning student, we are studying the second chapter of politics, that is federalism. In our last lectures we have studied about federalism, then what is the difference between unity form of government and coalition form of government, what are the features of federalism, what is the difference between coming together federation and holding together federations, and how India is a federal country. We have studied about the various list, union list, state list, concurrent list, residuary list. Now we will study our next heading, that is how is federalism practice. किस तरह हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के अंदर. Constitution provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. तो देखो ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का डिवीज़न करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर को शेयर करना, ये अगर हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ये इस वजह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है और इतने अच्छे से इस वजह से फॉलो नहीं करते हैं फेडरलिज्म को, क्योंकि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बल्कि इसे हम इस वजह से भी फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी होने की वजह से हम जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उसे इंश्योर करते हैं, अपनी डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हैं. डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अलग अलग जो लोग हैं, जैसे जो लोग डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उन्हें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. डाइवर्सिटी की हम रेस्पेक्ट करते हैं और हर यहाँ के लोगों के अंदर क्या है, लिविंग टुगेदर, यानी कि एक यूनिटी है पूरी कंट्री के अंदर. इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा है. अब इसी की देखिए सब हेडिंग है लिंग्विस्टिक स्टेट. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, व्हेन बिगन its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. ये कह रहे हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट था ना, ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज था. यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि जो स्टेट बने वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने, यानी कि जो जौन से लैंग्वेज बोलते हैं उनका एक अलग सा स्टेट होना चाहिए. बंगालीज़ का एक अलग, तमिल का एक अलग, जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं उनका अलग, जो कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं उनका एक स्टेट अलग. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए. अगर देखिए आप 1947 के अंदर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे और 2019 के मैप देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे. चेंजेस कैसे, देखिए पहले जो बहुत सारे स्टेट्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और बहुत सारे न्यू स्टेट क्या हो गए हैं, अब क्रिएट हो गए हैं. बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनके एरिया कम हो गया है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनका एरिया इंक्रीज़ हो गया है, बहुत से स्टेट की बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया है, बहुत से स्टेट्स के नेम को चेंज किया गया है. जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड किससे बना है, यूपी से बना है. इसी तरह बहुत सारे आपके स्टेट हैं जो आपस में ब्रेक हो के बने हैं. जैसे आपको देखिएगा ये आंध्र प्रदेश भी किस में बन गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये भी दो स्टेट के अंदर डिवाइड हो गया है. और भी बहुत सारे स्टेट हैं जो क्या हुए हैं, जिनकी बाउंड्रीज़ को अल्टर किया गया है, चेंज किया गया है. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new state. This was done to ensure that people who speak the same language living in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize difference based on culture, ethnicity or geography. This includes states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. देखिए 1947 के बाद बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया है. यानी कि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनका एरिया इंक्रीज़ हो गया है, बहुत से ऐसे हैं जिनका एरिया डिक्रीज़ हो गया है. ये इस वजह से किया गया था, ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए किया गया था कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं या सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं या सेम जोग्राफी से बिलोंग करते हैं, सेम इथनिटी से बिलोंग करते हैं, वो एक जगह आ जाए. देखिए इस बेसिस पे जो स्टेट को किया गया है वो कौन कौन से हैं, नागालैंड के, वहाँ के सारे लोग जो हैं सेम कल्चर को फॉलो करते हैं. ऐसे ही उत्तराखंड एंड झारखंड कि उनकी इथनिसिटी को, उनके कल्चर को
और उनके जो लैंग्वेज है या और भी जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें देखते हुए क्या किया गया, स्टेट को चेंज किया गया, उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. तो देखिए, एक डिमांड स्टार्ट हुई थी, और डिमांड क्या थी वो, कि जो कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं वो किसके बेसिस पे बनने चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि जिनकी सेम लैंग्वेज बोलने वाले हैं उन्हें एक ही स्टेट के अंदर रहना चाहिए वो, ठीक है ना। जैसे आसामी बोलने वाले आसाम के अंदर रहेंगे, बंगाली बोलने वाले वेस्ट बंगाल के अंदर रहेंगे, और जो आपके तमिल बोलने वाले वो तमिलनाडु के अंदर रहेंगे, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका के अंदर रहेंगे। लेकिन जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्हें इस बात का डर था कि इससे हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकती है। डिसइंटीग्रेट यानी कि ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड थी, यानी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने को कह रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, यानी कि उसके अपोजिशन में रहे, उसको हमेशा रेजिस्ट किया, उसके लिए एक बैरियर बना के रखा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट नहीं बनाएंगे। लेकिन अब हमें पता चलता है बाद में 1956 के अंदर देखें, आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, या 1953 के अंदर इसे आप चेक करेंगे तो हमें अब उस चीज़ से एक्सपीरियंस हुआ है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए हैं उससे हमारी कंट्री और ज़्यादा यूनाइटेड हुई है, यानी कि और ज़्यादा एकता ही है हमारी कंट्री के अंदर, और इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया है, यानी कि जो हमारे सिविल वर्क है, जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क है वो भी इजी हो गया है। फिर देखिए एक लैंग्वेज पॉलिसी, कि हमारे यहाँ पे कौन सी नेशनल लैंग्वेज रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give us the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect the other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution. A candidate in an examination candidate for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. State to have their own official languages. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. देखिए जो दूसरा टेस्ट था हमारी इंडियन फेडरेशन के लिए वो क्या थी, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आज भी किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज नहीं मानता है, यानी कि हमारा ना ही तो कोई नेशनल लैंग्वेज है अभी भी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए हिंदी के अलावा भी 21 अदर लैंग्वेजेस हैं। हिंदी जो है हमारे यहाँ पे 40% लोगों की मदर टंग है, यानी कि 40% लोग हमारे यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, और अगर हम हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो और लैंग्वेज बोलने वाले जो 21 अदर लैंग्वेजेस हैं वो जो लोग बोलते हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, वो एलिनेटेड फील करेंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ पे हिंदी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि काम काज जो होंगे, सरकारी काम काज जो होंगे वो किस में होंगे, आपके हिंदी में होंगे, लेकिन वो आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी के अलावा भी हमारे यहाँ पे 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, 21 अदर लैंग्वेजेस जो कि हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया है, यानी कि कोई कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो यूपीएससी के लिए दे रहा है या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर आंसर कर सकता है, यानी कि उसे ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी में राइट करे या इंग्लिश में लिखे। जितनी भी हमारी 21 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, किसी में भी वो लिख सकता है। हिंदी से अलग 21 और लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. However, many non-speaking Hindi states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement take a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Many critics think that this solution favored the English-speaking elite. Promotion of Hindi continues to be official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on any state where the people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. देखो श्रीलंका के अंदर क्या गया था, सिन्हाला जो है वो सब लोगों के ऊपर क्या की जा रही थी, इम्पोज की जा रही थी, जबकि हमारी कंट्री ने ऐसा नहीं किया। हमारी कंट्री ने देखिए हिंदी को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया। इम्पोज करना यानी कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम्हें हिंदी को अडॉप्ट करना है।
ठीक है ना। हिंदी को उन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट कैसे किया, देखिए एक बार क्या किया गया 1965 के अंदर इंग्लिश को बैन कर दिया गया ऑफिशियल पर्पज़ से, कि ऑफिशियल पर्पज़ में सिर्फ हिंदी यूज़ होगी, इंग्लिश नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो उन्होंने इसे अपोज़ किया। उसके अगेंस्ट देखिए तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मूवमेंट चले, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले। वो कह रहे थे कि इंग्लिश को क्या होना चाहिए, एक ऑफिशियल पर्पज़ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि बहुत सारे लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो इंग्लिश आप जो है ना, ये इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो एलीट को फेवर करती है। एलीट यानी कि जो आपकी अपर क्लास है, अमीर लोग हैं, उन्हें फेवर करती है। हमारे यहाँ पे जो देखिए आज भी हमारे यहाँ पे हिंदी को प्रमोट किया जाता है यार, ये ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की। लेकिन प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि हिंदी किसी के ऊपर इम्पोज की जाएगी। इम्पोज यानी कि फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको हिंदी बोलनी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी थी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाई, और इसी की वजह से हम ऐसी कंडीशन में नहीं आए जिसके अंदर कौन आया था, श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा राइट्स हुए थे इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के लोगों के ऊपर जो आपकी क्या नाम है ये लैंग्वेज थी सिनाला, उसे इम्पोज किया जा रहा था, ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आपको सिनाला के अंदर ही सब कुछ करना है। अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन, restructuring the center state relation in one more way in which federation has become strengthened in practice. How the constitutional arrangement for shaping power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and the leaders following this arrangement. For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This means that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit, as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. In those days, the central government often misused the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of national political parties in many states of the country. This was also the beginning of the coalition government at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. तो देखिए इसमें सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है। देखिए जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हमारी कंट्री को किसने रूल किया है, सिर्फ एक पार्टी ने रूल किया है, एंड दैट इज़ कांग्रेस। देखिए जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई है तब से 1947 से लेके 1990 तक के हमारी कंट्री को कौन रूल कर रहा था, कांग्रेस रूल कर रही थी, यानी कि कांग्रेस ही की गवर्नमेंट बनती थी हर बार। अब इसकी वजह से क्या होता था, देखिए सेंट्रल लेवल पे भी किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की, और स्टेट पे भी कांग्रेस की है। तो इसके अंदर जो थी ना, जो स्टेट थे वो अपनी पावर को ऑटोनोमसली यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ऑटोनोमसली यानी कि इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर पा रहे थे। सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट बस उन्हें फॉलो करती थी। और देखिए फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट होकर वर्क करे और स्टेट गवर्नमेंट भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि वो भी जो अपना डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। तो देखिए हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि हमारी कंट्री को पहले सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, वो कौन सी थी, कांग्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट होती थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा ऑटोनोमस नहीं थी। और जब भी देखिए ऐसा होता था कि क्या नाम है, बाद में जाके ऐसा होने लगा कि पूरी कंट्री पे तो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो कांग्रेस है, और दूसरी जगह एक आधी स्टेट के अंदर ऐसा होता था दूसरी गवर्नमेंट आ जाती थी, जैसे बीजेपी या कोई भी समाजवादी पार्टी, कोई दूसरी पार्टी जैसी ही आती थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, उसकी पावर को अंडरमाइन करती थी, यानी क्या तो उन्हें सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करती थी स्टेट गवर्नमेंट को। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके जो राइवल पार्टीज़ थी उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। और देखिए ये किसके अगेंस्ट थी, जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उसके अगेंस्ट थी। ये देखिए ये सब चीज़ें 1990 के बाद चेंज हुई, क्योंकि 1990 के बाद जो है ना, जो रीजनल पार्टीज़ थी वो स्ट्रांग हो गई, और 1990 के बाद कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती थी, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करनी पड़ती थी, यानी कि फ्रेंडशिप करनी पड़ती थी, और एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है मिलीजुली सरकार। ये देखिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि देखिए जैसे 2004 के अंदर
कांग्रेस को जो है ना मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बाकी किसी पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो कांग्रेस ने बहुत सारी पार्टीज़ के साथ अलायंस करी, यानी कि उनके साथ फ्रेंडशिप करी और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, एक मिलीजुली सरकार बना ली। अब जब देखिए कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, तो जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद जो है ना अपनी पावर को शेयर करना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट को उससे क्या मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है। ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस मिलती है। अब ये ट्रेंड जो है ना, देखिए जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर किया था, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है आर्बिट्री मैनर, यानी कि खुद अगर चाहे तो वो उसे डिसमिस नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह से जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई थी। कब? आज के टाइम में, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तब इतने ज़्यादा फेडरलिज्म जो थे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। पहले क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और कभी अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर अलग अलग गवर्नमेंट होती थी तो स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट में देखिए किसकी, दिल्ली में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी है, बीजेपी की। तो देखिए आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सही से वर्क करने नहीं दे रही है, ठीक है ना, तो वो उन्हें से अच्छे से फंडिंग नहीं करती है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती है। ऐसे ही पहले किया जाता था। आपने देखिए अभी देखा भी होगा कि महाराष्ट्र के जो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर पहले आपकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जो आपकी क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने मिसयूज़ किया अपनी पावर का, और वहाँ से क्या किया, वहाँ से कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिरवा दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। क्लियर है ना बात। तो ये ऐसा पहले भी होता था। ये जब होता है जब देखिए एक सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी के अंदर आती है, जब उसे बहुत सारी सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा के अंदर, जैसे अब किसे मिली हुई हैं, बीजेपी को। अब देखिए हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज करना। देखिए सेंट्रलाइज का मतलब ये क्या है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। डिसेंट्रलाइज यानी कि पावर को डिवाइड करना। ये भी फेडरलिज्म की तरह देखा जा सकता है। वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally wise very diverse. There is a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of state government. This is a rationale for decentralization of power. Thus resulted as a third tier of government called local government. देखिए कहा गया है इसके अंदर कि जो हमारी कंट्री है बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, यानी कि बहुत बड़ी कंट्री है, जिससे सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट से नहीं चलाया जा सकता। 2 टायर का मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कुछ स्टेट हमारे इतने बड़े हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है रशिया की पॉपुलेशन के बराबर है। जो महाराष्ट्र है उसकी पॉपुलेशन जर्मनी के बराबर है। तो देखो, और ये स्टेट क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर और रीजन के लोग रहते हैं। तो इस तरह में जो है ना 2 टायर की गवर्नमेंट से हम इस कंट्री को रन नहीं कर सकते, यानी कि सेंटर और स्टेट से रन नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे यहाँ पे पावर को और ज़्यादा शेयर किया गया, और ये इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे थर्ड टायर गवर्नमेंट आई, और दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे आपकी पंचायत हो गई, ठीक है ना, म्यूनिसिपल हो गई, और आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई। पंचायत यानी कि देखिए पंचायत होती है आपकी जो आपके गाँव वगैरह के अंदर होती है। इसके भी देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। When power is taken from the central and state government and given to local government is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there is a large number of problems and issues which are best settled at the local levels. People have better knowledge of problems in their localities. People have better ideas on where to spend money and how to manage more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. देखिए जब हम पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेके और उसे शेयर करते हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ भी, इसी को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को क्यों लेके आया गया।
डिसेंट्रलाइजेशन को लाने के देखिए बहुत सारे रीज़न थे, और इसका सबसे पहला ऐसा रीज़न था, देखिए जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं किसी एक छोटे से टाउन के अंदर, विलेज के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसे सॉल्व जो है ना वहीं के लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी वजह से पावर को क्या किया, डिसेंट्रलाइज़ किया गया। देखिए जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं किसी विलेज के, टाउन के, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है अपनी लोकेलिटी के बारे में। उन्हें पता होता है कि किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है, यानी कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है तो हॉस्पिटल पे पैसा खर्च करें, और भाई हमारे यहाँ पे स्कूल की कमी है तो स्कूल पे पैसा खर्च करें, और ड्रिंकिंग वाटर पे या जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जिस चीज़ पे हमें पैसा खर्च करना है उस पर हम एक्सपेंड कर देंगे। देखिए स्टेट तो इतना बड़ा है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो चीफ मिनिस्टर बैठा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन सब चीज़ों को देखना। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए चेयरमैन होते हैं, गांव के अंदर पंचायत होते हैं, पंच होते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे गाँव की क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पर किस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ऐसे देखिए जो चेयरमैन है वो भी बता सकते हैं हमारे लोगों की क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट को लाया गया। और देखिए इससे जो है ना ज़्यादा लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। यानी कि देखिए हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एमपी के या एमएलए के इलेक्शन लड़े, लेकिन वो क्या कर सकता है, एक मेंबर के इलेक्शन लड़ सकता है, एक चेयरमैन के इलेक्शन लड़ सकता है, एक सरपंच का इलेक्शन लड़ सकता है। तो वो क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब देखिए द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन। पंचायत्स in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state government. Election to these government were not held regularly. Local government did not have any power or resources of their own. Thus there are very little decentralization effective terms. देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, जो शुरुआत के अंदर हुई थी, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि देखो विलेजेस के अंदर क्या थी, पंचायत थी, और जो आपके टाउन्स हैं वहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज़, और जो अर्बन एरियाज़ थे, जो शहर थे, वहाँ पे थी आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। देखो ये जो आपके जितनी भी थी ना लोकल गवर्नमेंट, ये किसके कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और यहाँ पे इलेक्शंस भी रेगुलर नहीं होते थे पहले, और इनके पास जो लोकल गवर्नमेंट थी, इनके पास ना कोई ज़्यादा पावर थी, ना इनके पास अपनी रिसोर्सेज थी। तो देखो हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तो किया गया गवर्नमेंट को, लेकिन उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में नहीं किया गया। देखिए जब लोकल गवर्नमेंट के पास ना कोई पावर है, ना कोई रिसोर्सेज है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। क्लियर है ना बात। इसी वजह से अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। इसी वजह से देखिए 1992 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड मीन्स चेंज किया गया, और थर्ड टायर गवर्नमेंट को क्या किया गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। और ये कैसे बनाया गया, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट हो गया था कि आपको इलेक्शन रेगुलर कराने ही है, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी हर 5 साल में इलेक्शन होने ही है। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ पे हर 5 साल बाद चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, जबकि 1992 से पहले ऐसा नहीं था। Seats are reserved in the elected bodies and executive head of the institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste. इसके अंदर जो है ना सीट भी रिजर्व की जाने लगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। जैसे आप सुनते हैं कि अब की बार हमारे यहाँ पे बैकवर्ड सीट है, यानी कि कोई जनरल कैंडिडेट अब की बार नहीं लड़ सकता। तो इसमें से सीट रिजर्व की गई किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेंस। इसमें 1/3 सीट, 1/3 का मतलब है 33% सीट जो है किसके लिए रिजर्व की गई, वुमेंस के लिए रिजर्व की गई, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकें, वो भी अपने इशूज़ को, प्रॉब्लम्स को सबके सामने रख सकें। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया। इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है और किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, और इसे कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये क्या करता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता था, किसके लिए, पंचायत के लिए और म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। द नेचर ऑफ शेयरिंग वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आपको अपनी पावर को शेयर करना पड़ेगा, और रिवेन्यू यानी कि टैक्स वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये भी तुम्हें शेयर करनी पड़ेंगी, किससे, लोकल गवर्नमेंट से।
लेकिन ये जो पावर को शेयर करने का, रेवेन्यू को शेयर करने का प्रोसेस है, ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। अब देखिए रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपर्ली नॉन बाय द पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। This is a council consisting of several ward members, often called panch, and a president or sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is a decision-making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. The local government structure goes right up to the district level. A few Gram Panchayat are grouped together to form what is actually called a Panchayat, Samiti or block or mandal. The members of these representative body are elected by all the Panchayat members in that area. All the Panchayat Samitis or mandals in a district together constitute the Zilla Parishad. Most members of the Zilla Parish are elected. Members of the Lok Sabha MLAs of that district and some other officials of other district bodies are also its members. Zilla Parishad chairperson is the political head of the Zilla Parishad. तो देखिए इसमें बताया गया है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, गाँव के अंदर 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं। सबसे नीचे होती है ग्राम सभा, उससे ऊपर होती है तुम्हारी पंचायत समिति, और उससे ऊपर होता है तुम्हारा ज़िला परिषद। तो देखिए ग्राम सभा के अंदर, देखिए ग्राम सभा के अंदर जितने भी मतलब ये होती है, एक विलेज के अंदर एक आदमी को इलेक्ट किया जाता है, और ये क्या उससे क्या बनती है तुम्हारी ग्राम सभा। और ग्राम कहीं सारे विलेज मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति। एक विलेज से क्या बनती है, ग्राम सभा, और बहुत सारे विलेज बन के क्या बनाते हैं, पंचायत समिति। और एक ज़िले के अंदर जितनी पंचायत समिति आती हैं वो सारी एक साथ मिलके बैठती हैं, तो उससे क्या बनता है, ज़िला परिषद। और ज़िला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर देखिए एमएलए भी बैठते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, और जितने भी पंचायत समिति के मेंबर हैं वो भी सब उसके अंदर बैठते हैं। तो जो आपका जो विलेज वाला है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consist of people's representative. Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. देखिए जो आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ के लिए भी हैं। देखिए जो टाउन्स हैं उसके अंदर उसे क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़। जैसे नगर पालिका, जैसे हमारा एक टाउन है देवबंद, क्या एक टाउन है, तो यहाँ पे जो मतलब है उसे क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। जो बिग सिटीज़ हैं जैसे सहारनपुर है, यहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि महानगर निगम। देखिए जितनी भी आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसे क्या करते हैं लोग बाग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को। तो देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसके हेड को क्या कहते हैं, चेयरमैन, और जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, मेयर। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारे यहाँ पे छोटा सा टाउन है तो यहाँ पे जो जीतता है उसे चेयरमैन कहते हैं, और जो आपके सिटीज़ हैं जैसे सहारनपुर वगैरह, तो वहाँ पे जो जीतता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और उसके हेड को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor they have given adequate resources. We are thus still a long away from realizing the ideal of self government. तो देखिए इस लोकल गवर्नमेंट जो है ना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है हमारे वर्ल्ड के अंदर, और ये सक्सेसफुल भी है काफ़ी हद तक। देखिए जितनी भी पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनमें जो इलेक्टेड लोग हैं यानी कि जो इसके अंदर पंच हैं या जो इसके अंदर क्या नाम है आपके मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, जो मेयर हैं, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 36 लाख, यानी कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी कंट्री के अंदर। और ये जो साइज़ है ये कई सारी कंट्री की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो देखो इससे पता चलता है कि इससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। देखिए लोकल गवर्नमेंट की वजह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, जिससे वुमेंस की वॉइस जो है ना
वो अब लोगों के सामने आई हैं, यानी वॉइस आने के, यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो अब सबके सामने आने लगे हैं, क्योंकि वुमेंस भी इलेक्ट होकर आने लगी हैं, वुमेंस भी मेयर बनने लगी हैं, चेयरमैन बनने लगी हैं, तो वो अपने इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर जानती हैं, वुमेंस के इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर जानती हैं, तो वो अपने इश्यूज़ को सबके सामने रखते भी हैं। लेकिन देखिए इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जैसे बहुत सारे इसके अंदर इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर होने लगे हैं, लेकिन जो ग्राम सभाज हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती, यानी कि वो अपनी मीटिंग्स वगैरह नहीं करती, जो कि उन्हें साल में 2-3 बार करनी होती हैं। वो अपनी मीटिंग्स को रेगुलरली हेल्ड नहीं करते हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं की है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर और कुछ रिसोर्सेज क्या करनी पड़ती हैं, लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। स्टेट टू स्टेट यानी कि अलग अलग हिसाब है। तो बहुत से स्टेट्स ने अपनी पावर को अभी भी लोकल गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं की है, ना ही बहुत से स्टेट्स ने अपनी रिसोर्सेज को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। तो देखिए आज भी हमें जो आइडिया है सेल्फ गवर्नमेंट का, उससे अभी भी हम थोड़े से दूर हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you just need to answer all the questions. I will provide you the worksheet of the questions related to these chapter. अब मैं आपको जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट पर प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है ना, लिखने भी हैं और उन्हें याद भी करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।